बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स 101 का लेक्चर 3, जिसका टाइटल है काइनेमेटिक्स 2। ठीक है, इसमें जो हमारे पिछले लेक्चर में टॉपिक्स रिमेनिंग थे हम उनको कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, सबसे पहले हम एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वी कंसीडर अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज़ एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू सी नाट प्लस सी वन टी प्लस सी टू टी स्क्र प्लस सी थ्री टी क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे जो C0 C1 C2 C3 ये सब कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। ठीक है, अभी हम इसके डायमेंशंस को चेक करेंगे। ये डायमेंशन जो हैं वो मैच करनी चाहिए। अभी हमने जो इनको ऐड किया है, ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हमने ऐसे नहीं ऐड कर दिया, इनको हमने इसीलिए ऐड किया कि इनकी डायमेंशंस मैच होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज़ ही आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो एक्स ऑफ टी की सबसे पहले डायमेंशन चेक करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक डिस्टेंस फंक्शन है, तो डिस्टेंस की जो हमारे पास डायमेंशन होती है वो एल होती है। ठीक है, अभी हम डायमेंशन ऑफ सी नॉट चेक करेंगे। ठीक है, एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब हम इसमें टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ सी नॉट आ जाएगा, जिसकी डायमेंशन इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन एल थी, इसलिए इसकी डायमेंशन सी नॉट की डायमेंशन भी एल है। ठीक है, और नेक्स्ट हम जो है वो C1 की डायमेंशन चेक करेंगे। ठीक है, C1 की डायमेंशन हमारे पास क्या होगी कि जो T है वो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसकी जो है वो L है हमारे पास डायमेंशन, ये हमने L लिख दी। यहाँ पे नीचे T की जो है वो कैपिटल T आ गई। ठीक है, अभी हम जो है वो देखना चाहते हैं कि इसकी भी L कैसे आती है। ठीक है, C1 की डायमेंशन भी L कैसे आती है। तो देखें कि ये T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी टी को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है टी की वो मल्टीप्लाई कर दें, तो टी टी से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास एल ही आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये आप दे सकते हैं यहाँ पे। अभी नेक्स्ट हमारे पास C2 की डायमेंशन है। इसी तरह से हमने ये टी स्क्वायर जो है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक्स ऑफ टी की एल है हमारे पास और नीचे जो है वो टी स्क्वायर था, तो इसकी डायमेंशन कैपिटल टी स्क्वायर आ जाएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने C2 ऑलरेडी मौजूद है, तो टी स्क्वायर हमें चाहिए यहाँ पे, तो टी स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे टी स्क्वायर की जो डायमेंशन है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करने से टी स्क्वायर से कट जाएगा और इधर भी हमारे पास एल ही मौजूद रहेगा। ठीक है, इसी तरह हम C3 की C4 की एंड सो ऑन जो डायमेंशन है वो चेक कर सकते हैं और सब की डायमेंशन जो है वो एल ही आएगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव जो है वो एक अहम टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं पेपर में। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन टेल्स अस हाउ फास्ट द फंक्शन इज़ चेंजिंग एट एनी पॉइंट। ठीक है, डेरिवेटिव किसी फंक्शन का हमें क्या बताता है कि कोई फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पे कितना फास्टली चेंज हो रहा है। मींस कि अगर हम x को चेंज करते हैं, एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंजिंग आती है, इस चीज़ को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, कि ये किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज मेजर करता है और दूसरा ये कि ये स्लोप को मेजर करता है टेंजेंट लाइन की। जो टेंजेंट लाइन वो फंक्शन के गिवन पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन बनेगी उसकी स्लोप भी जो है वो डेरिवेटिव ही होती है। ठीक है, अभी हम लेट करते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इट्स डेरिवेटिव एट एक्स इज़ डिफाइंड एज। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा डेरिवेटिव का? इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स से, डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला है हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ठीक है, और ये लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, ये नहीं है कि ये मतलब इनडिटर्मिनेट फार्म जो होती हैं इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ज़ीरो ओवर ज़ीरो, ऐसी फार्म्स नहीं बननी चाहिए। ये लिमिट्स जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि एफ डैश एक्स जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के बराबर होता है, जो कि डेल वाई ओवर डेल एक्स के बराबर होता है।
ठीक है। यहाँ से हमने ये फार्मूला जो है इसकी कीमत रखी, डेल वाई किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 जो है वो डेल x के बराबर होगा, ठीक है। साथ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 वैसे ही आ जाएगी। अब हम डेरिवेटिव को ये ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसका जो x कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट इसका ये है, इसका एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो f ऑफ x है। तो हमने जो चेंजिंग की है, ठीक है, x में चेंजिंग की है वो x प्लस h की है, यानी हमने x में h को ऐड किया है, ठीक है, ताकि हम ये देख सकें कि h ऐड करने से मतलब y में कितना चेंज आता है, f ऑफ x प्लस h में कितना चेंज आता है, ठीक है। x को चेंज करने से y में कितना चेंज आता है, यही चीज़ हम डेरिवेटिव में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट x प्लस h हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट उसका f ऑफ x प्लस h हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अभी हम ये जो पॉइंट है यानी जो h डिस्टेंस था हमारे पास उसको हम 0 को अप्रोच करवाते हैं, मींस कि ये पॉइंट जो है वो हम इस पॉइंट के करीब लेके आते हैं, इतना करीब लेके आते हैं कि ये तकरीबन उसके करीब पहुंच जाता है, बिल्कुल उसके ऊपर, यानी कि ये जो h डिस्टेंस है वो 0 को अप्रोच कर जाता है, बिल्कुल इसके करीब ले जाते हैं, ठीक है। तो यही लिमिटिंग केस है, ठीक है। जो लिमिट हमने लगाई हुई है h अप्रोचेस टू 0, उसका मतलब यही है कि आप h डिस्टेंस जो है इसको 0 को अप्रोच करवा दें, ये पॉइंट मूव करवा के आप इसके पास ले जाएं, ठीक है। यही चीज़ हमने फार्मूले में लिखी है। अभी हम ये जो फार्मूला है इसमें यहाँ से वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला जो है डेरिवेटिव का वो बन जाएगा, ठीक है। अभी देखें कि यहाँ पे y2 है, तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास y2 है, ये y1 है हमारे पास, ठीक है। ये मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, y1 और y2, ठीक है। ये x1, ये x2, ठीक है। तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, y2 की वैल्यू ये आ गई, ये लिख दी हमने, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 वैसे ही आ गया, y1 की माइनस f ऑफ x ये आ गया, ठीक है। तो जो x प्लस h है, x2 जो है वो ये है, ये हमने पुट कर दी यहाँ पे, और x1 जो है हमारे पास वो x आ गया वैसे ही, ठीक है। x से x कट गया, ठीक है, हमारे पास सिर्फ h बच गया। तो ये हमारे पास कट कटा के जो मतलब फार्मूला बना है वो ये है, ठीक है। मतलब कि अगर हम f ऑफ x का एट x जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम डिफरेंट फंक्शंस का जो है वो डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे बाय डेफिनेशन, ठीक है। इस तरीके से जो मतलब कि हम फाइंड करते हैं ना डेरिवेटिव, उसको कहते हैं कि फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, सॉरी सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है। अभी हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो एक्स के बराबर है, तो हमने इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। लेकिन जो लेक्चर्स हैं वीयू वाले उसमें उन्होंने एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी सिर्फ, ठीक है, ये चेंजिंग की है, एफ ऑफ एक्स के एक्स ऑफ टी लिखा हुआ है और एक्स को उन्होंने टी लिखा हुआ है। बस आपने ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाला है ये तरीकाकार, तो मैंने ये चीज़ क्योंकि ये मैंने आपको इस तरीके से समझाया है, ठीक है, ये वाले तरीके से, ये जो फार्मूला है, ठीक है। तो हम इसी को फॉलो करेंगे, सेम यही चीज़ भी है, आप पेपर में चाहे इससे कर दें इससे कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम जानते हैं कि डेरिवेटिव का फार्मूला ये होता है, पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हमारे पास एफ़ ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल है, ठीक है। आपने ये तो आपको एफ़ ऑफ एक्स तो आपको दिया होगा, ठीक है, लेकिन मसला कहाँ आएगा, एक्स एफ़ ऑफ एक्स प्लस एच जब आपने फाइंड करना है। तो सिंपल उसका एक फार्मूला है कि जो एक्स है ना, एक्स की जो भी वैल्यू है आपने उसमें एक्स प्लस एच पुट कर देना है, बस ये काम करना है। एक्स की जगह पे आपने एक्स प्लस एच पुट कर देना है ताकि आपको एफ़ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक्स था तो हमने एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच पुट कर दिया, तो हमारे पास एफ़ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, ठीक है। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 वैसे ही आ गया, एफ़ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू एक्स प्लस एच ये हमने पुट कर दी, माइनस एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स आ गई ओवर एच, ठीक है, वैसे ही आ गया।
एक्स से एक्स कट गया, एच ओवर एच आ गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो वैसी चल रही है, एच से एच कट गया, यहाँ पे 1 आ गया। अभी ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जो है वो लिमिट अप्लाई नहीं होती, ठीक है। लिमिट जो है वो वेरिएबल पे अप्लाई होती है। यहाँ पे अगर एच होता तो फिर हम 0 पुट करते, अभी सिर्फ 1 है तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी हम जानते हैं कि डेरिवेटिव का फार्मूला ये होता है, ठीक है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं 2-3 दफ़ा, ठीक है। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यानी ये वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, अभी हमने ये वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। एफ़ ऑफ एक्स तो सिंपली एक्स स्क्वायर आ गया। अभी मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी वो ये थी कि एक्स की जगह पे आपने सिर्फ एक्स प्लस एच रिप्लेस कर देना है। यानी ये वैल्यू आपने मालूम करने के लिए या ये वैल्यू मालूम करने के लिए एक्स की जगह पे सिंपल एक्स प्लस एच आप पुट कर देंगे फंक्शन में, ये जो गिवन फंक्शन होगा इसमें, ठीक है। तो आपके पास इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी। अभी हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह पे हमने एक्स प्लस एच होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, एक्स की जगह पे हमने एक्स प्लस एच पुट कर दिया और स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर था। अभी हम अबव फार्मूला में पुट करते हैं, ठीक है। लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो वैसे ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या किया कि उसका फार्मूला खोल दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। जब यहाँ पे हमने कीमत ये रखी, यहाँ पे कीमत ये रख दी, तो यहाँ पे हमने फार्मूला खोल दिया और एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, ओवर एच वैसे ही आ गया। एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये जब ब्रैकेट्स ख़त्म होंगी तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से एच कामन आ जाएगा ऊपर से। दोनों में एच है, एच कामन ले लिया हमने, 2x प्लस एच आ गया यहाँ पे, ठीक है। और नीचे जो एच था ये एच उस एच से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख ले लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। एफ डैश एक्स इस तरफ चल रहा है हमारे पास, तो ये बराबर आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो 2x प्लस एच। अभी इस देखें कि पोलिनोमियल में जो है वो एच आ गया, तो हमने अप्रोचेस टू ज़ीरो जो है एच अप्रोचेस इसमें पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एच हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2x रह जाएगा। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स जो है वो हमारे पास 2x आ जाएगा। इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा जो गिवन है उसका डेरिवेटिव हमारे पास 2x होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है। फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब के बराबर है, ठीक है। तो जहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सिंपल एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट करके इसकी पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। ऊपर फार्मूले में पुट करेंगे, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे फार्मूला क्यूब वाला फार्मूला ए प्लस बी होल क्यूब ये खोल दिया। यहाँ पे एक्स की पावर 3 वैसे ही आ गया, नीचे एच वैसे ही आ गया, ठीक है। जब ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे तो क्या होगा कि एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की 3 से कट जाएगा, ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी। और यहाँ से हम तीनों में एच कामन है, एच कामन ले लेंगे। यहाँ पे भी लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे एच कामन आ गया, ये चीज़ बच गई, एच से एच कट गया, ठीक है। अभी हमारे पास ये चीज़ आ गई लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो और ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे एच है वहाँ ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास सिर्फ ये 3x स्क्वायर बचेगा। तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक नोट है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। ये भी प्रूव हो सकता है लेकिन ये कोर्स में हमारे में नहीं दिखाया हुआ तो हमने छोड़ दिया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ हो तो हम उससे कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ज़ीरो है या नेगेटिव है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ है। अगर हम देखते हैं कि उसकी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है पॉइंट्स पे, हर पॉइंट पे उसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन चेक करेंगे, ठीक है। अगर तो वो अपवर्ड पोजीशन में, ये देखें ये जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, ठीक है, ये अभी ये चीज़ जो है यहाँ पे ये जो तीर है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो है। अगर उसकी स्लोप जो है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी हम
पीछे एक इक्वेशन पढ़ के आए हैं मोशन की, ठीक है, हम उसको रिकॉल करते हैं। x इज़ इक्वल टू एक्स नाट प्लस वी नाट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, ठीक है। अभी इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। मतलब d/dt, दोनों तरफ d/dt ले लिया, यहाँ पे dx/dt आ गया। ये t के अलावा जिस के रिस्पेक्ट से आप टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके अलावा हर चीज़ ही कांस्टेंट कंसीडर होगी, ठीक है। तो एक्स नाट भी हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है, टी का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो वी नाट वैसे आ गया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वी नाट बचेगा। यहाँ पे 1/2a ये जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय पावर रूल, ठीक है। ये पावर रूल मैं आपको बता दूँ, ठीक है, वो ये होता है कि अगर आपने मतलब x की 3 का डेरिवेटिव लेना है dy/dx, ठीक है, तो पावर शुरू में आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे लगी है, ठीक है। ये इतनी चीज़ जो है वो कांस्टेंट है। टी स्क्वायर जो हमारे पास है उसको हम पावर रूल लगाएंगे, 2 शुरू में आ जाएगा, पावर में से कम कर दें तो वो 2t बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, 2 से कट जाएगा, तो इस इम्प्लाइज़ दैट यहाँ पे देखेंगे हमने अगर देखा था कि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव हम लें तो वो हमारे पास वेलोसिटी बनती है। ये x जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास वेलोसिटी बन गया। dx/dt किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी का। ये हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब यहाँ पे v नाट आ गया, सिर्फ 2 से कट गया था, यहाँ पे सिर्फ at आ गया, ठीक है। तो अगर हम v का अगेन डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। वो हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम v का दोबारा डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में लिया है तो ये चीज़ तो वैसे ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगी। t का डेरिवेटिव 1 होगा तो सिर्फ a बचेगा, ठीक है। वो a हमने लिख दिया, मतलब कि dv/dt किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के। यानी v का अगर अगेन डेरिवेटिव लें तो वो एक्सेलरेशन के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, ठीक है। ए कार एट रेस्ट कैन बी एक्सेलरेटिंग वेरी फास्ट इफ़ v नाट इज़ इक्वल टू 0 बाई dv/dt इज़ नॉट इक्वल टू बाई dv/dt इज़ इक्वल टू a दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, v इज़ इक्वल टू at, ठीक है। ये इक्वेशन है एक। वो कह रहा है कि अगर एक कोई कार मतलब रेस्ट पे है ना तो वो फिर भी वेरी फास्ट एक्सेलरेट कर रही है, मतलब कि बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट कर रही है। इस चीज़ को हमने एक एग्जांपल से भी देखते हैं और थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको बताई है कि एक कार जो है वो चाहती है कि वो मतलब रेस्ट पोजीशन से वो यकदम जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मतलब कि रेस्ट से अचीव कर ले टाइम 4 सेकंड में, ठीक है। तो जो पीछे हमने ये मतलब कि पढ़ी थी v इज़ इक्वल टू at इक्वेशन पढ़ी थी, उसी से हमने ये चीज़ ड्राइव की है। एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू v/t, तो 20/4 बराबर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी हम देख सकते हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v जो है वो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, मतलब कि जितनी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन उसका उतना ही ज़्यादा होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ठीक है। मतलब कि टाइम जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये एक मिसाल थी, मतलब कि जो बच्चे समझते हैं कि मतलब रेस्ट में एक कार एक्सेलरेट कैसे कर सकती है तेज़ी से, वो हमने यहाँ से समझी है कि मतलब अगर उसकी v नाट जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, वो पीछे हमने इक्वेशन में भी पुट करके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नोट है कि ए स्टोन कैन बी एट रेस्ट येट बी एक्सेलरेटिंग v इज़ इक्वल टू -gt, ठीक है। अगर आप मतलब के ऊपर को एक स्टोन फेंकते हैं तो वो जब मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे y पे पहुँचता है, ठीक है, तो ये माइनस जो है, माइनस का मतलब ये है कि आपने उसको अपोजिट टू ग्रेविटी फेंका है, ठीक है। ग्रेविटी नीचे की तरफ जानब होती है लेकिन आपने स्टोन को ऊपर की जानब फेंका है, ठीक है। -gt की वजह के मतलब कि जब आप इसको डेरिवेटिव इसका लेंगे v का विद रिस्पेक्ट टू t तो ये -g के बराबर आएगा, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं आएगा। यानी एक्सेलरेशन जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्टोन तो मतलब रेस्ट पे है लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं है,
वो आप मतलब कि ये चीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं कि जब आप स्टोन फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो वो कुछ लम्हे के लिए मैक्सिमम हाइट पे जाकर स्टॉप कर जाती है, उसकी वीएफ जो है फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन उसको मतलब कि जो ग्रेविटी है ना वो फिर भी खींच रही होती है, उस पे एक्सेलरेशन जो है वो जी जो है ना वो अमल कर रहा होता है। इस वजह से ये पॉइंट जो है ना वो लिखा हुआ है कि मतलब स्टोन रेस्ट पे भी होगा लेकिन वो फिर भी एक्सेलरेट कर रहा होगा, इस वजह से ये पॉइंट लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ये हम पिछले लेक्चर्स में, दूसरे लेक्चर्स में आई थिंक ये कवर कर चुके हैं, ये आपने वहाँ से देखना है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी वेक्टर को देखेंगे 2D में, 2 डायमेंशनल में, एक्स वाई में। ठीक है, ये हमारे पास आर जो है वो एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है कि मतलब जो फंक्शन ग्राफ का फंक्शन का ग्राफ है उस पर कोई पॉइंट हमने आर लिया है जो कि पॉइंट पी लिया है और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है। अगर हम आर को यानी पोजीशन को हम विद रिस्पेक्ट टू टी मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें पता है कि वो वेलोसिटी बन जाता है। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है आर, अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो हमारे पास ये वी बन जाएगा। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसका अलहदा डेरिवेटिव, वाई का अलहदा डेरिवेटिव, तो हमने इसको वी एक्स लिख दिया, इसको वी वाई लिख दिया। आई और जे जो हैं वो यूनिट वेक्टर हैं अलोंग एक्स और वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एक्सेलरेशन इन 2 डायमेंशन है। तो हमने पढ़ा है कि अगर हम वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेते हैं तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। तो हमने ये जो चीज़ है ये हमारे पास वेलोसिटी थी, हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, वो एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है, ये हमने डेरिवेटिव वी एक्स का भी वी वाई का अलहदा ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास फिर ये चीज़ जो ए एक्स के बराबर एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसमें सिंपल ये आइडिया है कि जो भी मतलब के 2 वेक्टर्स दिए होंगे उसका एक्स कंपोनेंट में ऐड होगा, वाई कंपोनेंट में ऐड होगा। ठीक है, ये आपने सिर्फ ज़हन में रखना है, ये बाकी मैंने लिख दिया है, ये आप स्टडी कर सकते हैं, आप पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगी ये चीज़ ना। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, तो ये हमने 2a माइनस बी जो है वो हमारे पास 2 वेक्टर्स a और b दिए हुए हैं, हमने 2a माइनस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेक्टर मालूम करेंगे 2a माइनस बी। ठीक है, वो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे वेक्टर a को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस वैसे b वैसे आ गया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 12 बन गया, ये 10 बन गया, ये चीज़ वैसे ही आ गई। अभी इनको आई कंपोनेंट में आई कंपोनेंट प्लस माइनस करें, जे कंपोनेंट में जे करें तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम ये चीज़ जो है इसका जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ये मैग्नीट्यूड दोनों तरफ ले लिया। ठीक है, यहाँ पे भी। ठीक है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये 25 बनेगा, 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट्स में हम मतलब 2 वेक्टर्स को जब प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आता है ना, वो एक वेक्टर नहीं होता बल्कि कोई नंबर होता है या स्केलर होता है, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा। और यहाँ पे कॉज थीटा मतलब थीटा क्या है, वो जो एंगल है वेक्टर जो है बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, ये थीटा मैंने आपको मेंशन किया, और थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के दरमियान ही होनी चाहिए, ये आपने ज़हन में रखना है, ये बहुत अहम पॉइंट है। ठीक है, इसकी वजह ये है कि अगर हम 360 माइनस थीटा भी करें तो वो कॉस थीटा ही आता है। मीन्स कि हम अगर एंगल को 0 से पाई तक भी ले लेना तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है उसका मकसद पूरा हो जाता है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती आगे जाने की। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको एक और अंदाज में लिखेंगे ए डॉट बी। ठीक है, ए को अलहदा कर देंगे और बी कॉस थीटा को अलहदा कर देंगे। ये बी कॉस थीटा क्या है, ये वेक्टर बी की प्रोजेक्शन है वेक्टर ए पे। ठीक है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर ए की जो लेंथ है ए डॉट बी किसके बराबर है, लेंथ ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। तो आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो 2 सेम वेक्टर्स होंगे उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि cos 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, और जो डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, मतलब के परपेंडिकुलर वेक्टर्स
ठीक है, ऑर्थोगोनल हों, 90 के एंगल पे हों, तो उनका डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही अहम और मुश्किल टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ थ्रोन इनटू द एयर एंड मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। इट इज़ अ 2D मोशन हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी होती है कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे, एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट करते हैं या थ्रो करते हैं एयर में, तो वो जो चीज़ है वो सिर्फ ग्रेविटी के अंडर जो है वो मूव करती है, उस पर और कोई फोर्स अमल नहीं करती। वो ग्रेविटी मतलब कि उस पर अमल करते करते वो आकर ज़मीन पे, ग्राउंड पे गिर जाती है। मतलब कि एयर रेजिस्टेंस भी अगर हो तो हम उसको भी कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये कम्प्लेक्स बनते हैं प्रॉब्लम, इसलिए हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन है जिसके मतलब अगर हम किसी चीज़ को एयर में प्रोजेक्ट करते हैं विद एन एंगल थीटा, थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ होगा। ठीक है, तो वो सिर्फ ग्रेविटी के अंडर वो मूव करेगी। ठीक है, वो चीज़, ठीक है, वो एट लास्ट वो ग्राउंड पे हिट कर जाएगी और एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर देंगे। और ये 2D मोशन है, देखें कि इसमें ये ऊपर भी जा रही है, हॉरिजेंटल भी मतलब इस तरफ भी जा रही है, फासला कवर कर रही है, और ऊपर की तरफ, तो ये हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल 2D मोशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं कि इस पे फोर्सेस कौन कौन सी अमल करती हैं। ठीक है, हमने ऊपर डेफिनेशन भी पढ़ा है कि मतलब सिर्फ ग्रेविटी अमल करती है, जो कि आपको पता है कि उसकी मतलब डायरेक्शन जो होती है वो डाउनवर्ड होती है, इस तरह। जी जी, ठीक है, तो नो हॉरिजेंटल फोर्स, इस तरफ हॉरिजेंटली कोई फोर्स अमल नहीं करती, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ही एक फ़ोर्स है जो मतलब एक्स एक्सिस या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अमल कर सकती है, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया। मीन कि सिर्फ फोर्सेस में जो फोर्स है वो ग्रेविटी अमल कर रही है, जो कि डाउनवर्ड अमल कर रही है। अब हम देखते हैं कि इस पर मोशन कौन कौन सी मतलब के होती है। हॉरिजेंटल मोशन कौन सी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी, नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही अमल नहीं कर रही, तो मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि ए एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स डायरेक्शन में जो मतलब होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा, तो एक्स ऑफ टी डायरेक्शन उसकी मोशन की क्या होगी, यू एक्स इंटू टी। ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा ये वाला। ठीक है, इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, v जो है मतलब कि वेलोसिटी जो है वो मतलब हमने जो इक्वेशन पढ़ी है ना, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो इसको हमने ये चीज़ मतलब कि देखनी है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है, बल्कि सॉरी ये नहीं चीज़ करनी, ये चीज़ हमने ये जो दूसरी इक्वेशन है, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। ठीक है, तो ये चीज़ जो ये इक्वेशन है ना, दूसरी इक्वेशन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे s की जगह पे हम एस एक्स ऑफ टी, क्योंकि हम एक्स एक्सिस में मोशन को देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक्स ऑफ टी आ जाएगा, वी आई टी। ठीक है, ये वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास वी आई टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी आई को हमने यू एक्स मतलब लिखा हुआ है और टी को हमने टी लिख दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो इस वजह से ये इक्वेशन 1 जो है वो यहाँ से आई है। ठीक है, अब वर्टिकल मोशन को देखते हैं। वर्टिकल मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसमें जो ग्रेविटी की वजह से मतलब एक्सेलरेशन तो है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, तो y ऑफ टी। ठीक है, क्योंकि हम वर्टिकल मतलब वर्टिकल ऊपर की तरफ, तो y ऑफ टी आ जाएगा, तो यू वाई टी आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी इन मतलब के वाई डायरेक्शन साथ टी ये वाला आ जाएगा। माइनस कैसे आया, क्योंकि ये चीज़ ऊपर को मूव कर रही है। ये देखें ना, प्रोजेक्टाइल जो है वो हमारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, तो इस वजह से माइनस आया है। जी जो है वो मतलब के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ए नहीं इस्तेमाल होगा, जी इस्तेमाल होगा, तो जी टी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जो x कंपोनेंट है वो u cos थीटा है, y कंपोनेंट हमारे पास u sin थीटा है। ये तो आपने पिछले भी लेक्चर्स में पढ़ा होगा। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम जो है ना यहाँ से जो है वो t की वैल्यू निकालेंगे। t जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x ऑफ t ओवर u x।
यू एक्स की वैल्यू हमने यू कॉस थीटा ये वाली यहाँ से उठा दी, अपनी आसानी के लिए एक्स ऑफ टी को हमने एक्स लिख दिया, ठीक है। यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली है फ्राम 1, ठीक है। तो यू एक्स की जगह पे सिंपल हमने यहाँ से यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा लिख दिया और एक्स को हमने सिंपल एक्स ऑफ टी की जगह पे लिख दिया। अब ये इक्वेशन जो है वो हम 2 में पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे टी है हम उसमें टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स 2 इक्वेशन जो है नंबर 2 वो इम्प्लाई करेगी, जहाँ पे हमारे पास टी था हमने वो टी की वैल्यू जो निकाली है इक्वेशन 1 से वो पुट कर दी है, ठीक है। यहाँ से यू से कट जाएगा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा ये हमारे पास टेन थीटा बन जाएगा, एक्स हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। यहाँ से जो है वो हम जब स्केयर इसका अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जी एक्स स्केयर बन जाएगा, नीचे 2 यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा, ठीक है। ये आप स्केयर आसानी से खोल सकते हैं। ये इक्वेशन जो है वो पैराबोला की है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोला होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, पैराबोला होता है, ये आपने ज़हन में रखना है। अब इसकी कुछ चीज़ें हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। मींस के जब वो वापस आता है ज़मीन को हिट करता है तो उसको कितना टाइम लगता है, यानी इनिशियल टाइम से लेकर फाइनल टाइम ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स टू ग्राउंड व्हेन y इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। जब वो मतलब के ग्राउंड को हिट कर जाएगा तो इसका मतलब है कि उसकी हाइट जो है वो 0 हो जाएगी, y जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में y जो है वो आप 0 पुट करें तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। सिर्फ आपने क्या करना है कि इक्वेशन 2 में जो स्मॉल टी था उसको आपने कैपिटल टी से रिप्लेस कर देना है जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से टी कॉमन आ गया हमारे पास, यहाँ से सिर्फ हमने टी उधर जाएगा 0 हो जाएगा तो ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी। तो यहाँ से यू साइन थीटा इस चीज़ को उधर ले जाएँ तो यहाँ से हमने कैपिटल टी निकालना है तो 2 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई, ये चीज़ उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो टी की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम हाइट, यानी कि प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम हाइट पे कितनी गेन करता है, कितनी हाइट गेन करता है मैक्सिमम, ठीक है। जहाँ मैक्सिमम हाइट पे वो पहुँचता है वहाँ पे उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है Vy जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी पत्थर हम जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक पॉइंट पे वो जाके स्टॉप हो जाता है, फिर वो नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम ये चीज़ मतलब के इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे Vyf इज़ इक्वल टू Vyi माइनस जी टी, ठीक है। Vy तो हमारे पास 0 आ गया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, Vyi, ठीक है। वेलोसिटी का जो मतलब वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम u साइन थीटा पीछे हमने लेट किया है ना, ठीक है, वो हमने रिप्लेस कर दिया माइनस जी टी मतलब कि वैसे ही आ गया। माइनस जो है वो इस वजह से है कि मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी हमने वर्क किया है, ये 0 के बराबर है। यहाँ से हम t निकाल लेंगे, वो हमारे पास u साइन थीटा ओवर जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो t है वो हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास पीछे इक्वेशन 2 थी, ठीक है। उसमें जो है सिर्फ क्या करेंगे हम h कर लेंगे, y जो है वो h कर लेंगे मैक्सिमम हाइट को डिनोट करने के लिए, ठीक है। सारी इक्वेशन वही पुट की, यहाँ से h यही आ गया, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है, स्केयर खोलेंगे, एलसीएम लेंगे, जी से एक कट जाएगा, सिंपल आप एलसीएम लेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो रेंज है हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है। रेंज हमारे पास होती है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ठीक है, मतलब कि उसने एक्स डायरेक्शन में कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टी टाइम में कितना उसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया है। तो इसके लिए हमारे पास हमने पढ़ा है कि एस इज़ इक्वल टू वी टी होता है, ठीक है। रेंज को हमने कैपिटल आर से ज़ाहिर कर दिया है। तो यहाँ पे जो वी है हमने हॉरिजेंटल डिस्टेंस ले रहे हैं तो इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो भी हमारे पास हॉरिजेंटल आएगा, जिसको हम यू कॉस थीटा बोलते हैं, ठीक है। टी साथ वैसे ही आ जाएगा, यू कॉस थीटा वैसे ही आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो टी की हमने वैल्यू उधर से उठाई, ये यहाँ पुट कर दी, इसको सिर्फ ज़रब दे के हम आर हासिल कर सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल विल गो मैक्सिमम व्हेन प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है इस फार्मूले से कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को 45 के एंगल पे फेंकें तो वो मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज कवर करेगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर फिज़िक्स 101 का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जहाँ से भी आपको कन्फ्यूजन हो हम
आपके लिए हाजिर हैं। कमेंट में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ठीक है, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइमली मिल जाएँ और आपकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।